रूसी बैंक हमारी आंखों के सामने गिर रहे हैं। पुतिन के विशेष सैन्य अभियान ने गहरी मंदी को जन्म दिया है, जिससे रूसियों में अस्तित्वगत वित्तीय घबराहट फैल गई है, क्योंकि वे उस व्यवस्था में अपना सारा विश्वास खो चुके हैं जिसमें वे रहते हैं। पिछले केवल 5 महीनों में ही रूसी नागरिकों ने अपने बैंक खातों से चौंका देने वाली 1 ट्रिलियन रूबल की राशि निकाल ली है। इससे बैंक से बड़े पैमाने पर पैसे निकासी और बैंकिंग संकट की आशंका बढ़ी है। अगले साल तक आम रूसी नागरिकों के लिए आर्थिक दर्द असहनीय होता जा रहा है। एक प्रमुख तेल निर्यातक होने के बावजूद अब रूस में पेट्रोल की औसत कीमत आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि एक औसत रूसी नागरिक की कमाई एक औसत अमेरिकी नागरिक से 9 गुना कम है। आवश्यक दवाइयों की बढ़ती कीमतें नागरिकों की सहनशीलता की सीमा पर हैं। इस संकट ने एक कॉरपोरेट कर्ज बम बना दिया है। पुतिन ने बैंकों को अपने युद्ध के लिए रक्षा ठेकेदारों को उच्च जोखिम वाले ऋण जारी करने के लिए मजबूर किया और अब वे ऋण ध्वस्त हो रहे हैं। रूसी कंपनियां रिकॉर्ड स्तर पर भुगतान चूक रही हैं। चौंकाने वाली बात है कि अब लगभग 2/3 सबसे बड़ी कंपनियां दिवालिया होने के खतरे में हैं और रूस के 12 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक रोसनेव बैंक पहले ही 600 अरब रूबल के ऋण पर डिफॉल्ट कर चुका है। इसीलिए सिस्टम को तुरंत ढहने से बचाने के लिए रूसी सरकार बैंकिंग सेक्टर में पैसा झोंक रही है और अभूतपूर्व दर से उधार ले रही है, जिससे यह साबित होता है कि रूस की अर्थव्यवस्था एक विनाशकारी और शायद अपूरणीय वित्तीय संकट का सामना कर रही है। रूस में हालात कितने खराब हैं, इसे सच में समझने के लिए बस रूस की एक बड़ी कंपनी के एक प्रमुख सीईओ की इस घोषणा को देख लीजिए। यह हमें यह सब कुछ बता देता है जो हमें यह जानने के लिए चाहिए कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। सीईओ हालात अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कंपनी बुरी तरह गिर रही है। इसीलिए वह कहते हैं कि वह बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ नकारात्मक रूप में। सुनिए, और फिर हमारे पास पूरा दिसंबर बाकी है और अब सिर्फ तरक्की ही होगी। लगभग हर क्षेत्र में वृद्धि दिख रही है, हालांकि असल में यह नकारात्मक है। दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में हमारे बाजार में आर्थिक कारणों से गिरावट आई है। जैसे पिछले साल हमें पता है कि यह सकारात्मक नहीं, नकारात्मक वृद्धि होगी। हम अवतोवाज और उसके कर्मचारियों की सहजता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कौन सहज महसूस कर रहा था? दोस्तों, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। भले ही ये नकारात्मक वृद्धि है, लेकिन कम से कम बढ़ तो रहा है। ध्यान दें कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असली वजह बताने में कितना डर रहा है कि कंपनी क्यों संघर्ष कर रही है। वह बस कहता है कि बाजार की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं और हम पैसे खो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहता कि वो प्रवृत्तियां क्या हैं। मुझे लगता है हम जानते हैं वो प्रवृत्तियां क्या हैं। पिछले 3 सालों में क्या बदला है, जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश सीईओ के विपरीत आम रूसी लोग बस आगे नहीं बढ़ सकते। इसे देखिए, मुझे यकीन है आपने कभी नहीं सोचा था कि आप ये देखेंगे। रूसी अर्थव्यवस्था को एक और झटका, क्योंकि रूस में पेट्रोल की औसत कीमत अब अमेरिका से ज्यादा है। सच कहूं तो यह उतना चौंकाने वाला नहीं है जितना रूसी दिखा रहे हैं। मुझे पता है कि रूस बहुत सारा तेल निर्यात करता है, लेकिन अभी के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका असल में दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। अगर मुझे सही याद है तो हम 2018 से शीर्ष पर हैं, यानी लगभग 7 साल हो गए। रूसियों के लिए असली बुरी खबर ये नहीं कि वे पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन बुरी खबर ये है कि एक औसत रूसी वास्तव में एक औसत अमेरिकी से 9 गुना कम कमाता है, जो छोटे जहार व्लादिमीर के लिए काफी शर्मनाक बात है। लेकिन सिर्फ तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ रही हैं, रूस में दवाइयों की कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और रूसियों को समझ ही नहीं आ रहा कि वे ये सब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इस रूसी महिला को देखिए जो अपनी दवा की कीमत बढ़ने पर अपना आपा खो बैठती है। लागुना, मैं सच में रो रही हूँ। मैं सच में कीमतों की वजह से रो रही हूँ। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं कीमतों को देखती हूँ। मैं बीमार हो गई थी और मुझे दवा खरीदनी पड़ी। ये तो नरक है। और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, कमबख्त। ये 3 डिब्बे 2000 रूबल तक के हो सकते हैं। मैं तो बस हैरान हूँ। मुझे हैरानी है कि लिप्टन की कीमत 200 रूबल है। ये कैसे मुमकिन है? कमाल है। मैं अपने परिवार के साथ चिप्स नहीं खा सकती। चिप्स 170 के हैं। ये एक साथ मजेदार और दुखद है। फकोजोन, मुझे इसकी वजह से बुखार आ गया।
ये मजाक नहीं, किसी पर ऐसे हंस नहीं सकते। ये मजाकिया नहीं है, आप ऐसे हंस नहीं सकते। खैर, इससे साबित होता है कि रूसी अब इस युद्ध के असली आर्थिक दर्द को महसूस कर रहे हैं और सोचते हैं, और इन सब की वजह से रूसी कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ तक कि रूसी बैंक भी ढहने के खतरे में हैं। और ये थोड़ा डरावना है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में अगर बैंकिंग सिस्टम ढह जाता है तो समाज भी ढह जाएगा। इस बैंकिंग संकट को समझने के लिए हमें आक्रमण की शुरुआत देखनी होगी, क्योंकि उसी समय पुतिन ने कई रूसी बैंकों को ऐसे ऋण देने के लिए मजबूर किया जो उन्हें नहीं देने चाहिए थे। पुतिन चाहते थे कि उनकी रक्षा कंपनियां तेजी से विस्तार करें, ताकि वे 3 दिन के विशेष सैन्य अभियान के लिए उत्पादन बढ़ा सकें। और इसी वजह से उन्होंने बैंकों को मजबूर कर दिया कि कंपनियों को जो भी ऋण चाहिए वे दे दें। अब अर्थव्यवस्था धीमी होने से ये ऋण पुतिन के लिए समस्या बन रहे हैं। रूस का सबसे बड़ा नियोक्ता सरकारी कंपनी रूसी रेलवे है। अब इसे अपनी जीवन रेखा बढ़ाने के लिए रूसी बैंकों से बातचीत करनी पड़ रही है। कंपनी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए वह जो कर्ज चुका नहीं सकती उसे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। यह निश्चित रूप से बुरी खबर है, लेकिन पूरी ईमानदारी से कहूं तो रूसी रेलवे बंद नहीं हो रही है। यह एक सरकारी कंपनी है और यह रूस में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसका मतलब है कि पुतिन यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी बंद होने से पहले वे खुद मर जाएं। लेकिन समस्या यह है कि ऐसी स्थिति सिर्फ रूसी रेलवे तक ही सीमित नहीं है, दूसरी कंपनियां भी संघर्ष कर रही हैं। यह सिर्फ बड़ी समस्या का संकेत है। रिपोर्ट देखिए, अब कई रूसी कंपनियां समय पर लोन की किस्तें नहीं चुका पा रही हैं। इनमें बड़ी और छोटी दोनों कंपनियां शामिल हैं। हमारे पास जो ताजा आंकड़े हैं वो अक्टूबर के हैं, यानी करीब 2 महीने पहले के, जिसमें हमें पता है कि लगभग 70,000 कंपनियों ने लोन लिया हुआ है। उनमें से 25% कंपनियां डिफॉल्टर हैं, यानी वे अपनी मासिक किस्तें नहीं चुका रहीं। लेकिन अगर हम करीब से देखें तो यह प्रतिशत और भी ज्यादा है जब हम रूसी कंपनियों के शीर्ष स्तर पर, यानी रूस की सबसे बड़ी कंपनियों को देखते हैं। रूसी बैंक के मुताबिक लगभग 66% या 2/3 रूस की बड़ी कंपनियां लोन चुकाने में असमर्थ हैं। यह सिर्फ बैंक के कॉरपोरेट लेंडिंग हिस्से से जुड़ा है, लेकिन जब हम कंज्यूमर लेंडिंग वाले हिस्से को भी देखते हैं तो स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। कंज्यूमर लेंडिंग में समस्याग्रस्त लोन का हिस्सा 2008 की आर्थिक मंदी के चरम पर पहुंच गया है। रूस के केंद्रीय बैंक के अनुसार सभी कंज्यूमर लेंडिंग लोन में से लगभग 13% को समस्याग्रस्त माना जा रहा है। अब रूसी बैंकों के लिए भुगतान वापस पाना मुश्किल होगा। रूस में शायद ही कभी चीजें सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट होती हैं, जब तक जरूरत न हो, खासकर बुरी खबरों के मामले में। इसका मतलब है कि हकीकत शायद केंद्रीय बैंक की जानकारी से भी खराब हो सकती है। यहीं पर हमें रूस के रोसनेफ्ट बैंक के बारे में बात करनी चाहिए, जिसे 600 अरब रूबल के कर्ज पर डिफॉल्ट करते हुए पाया गया है। अब यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन पहले बैंकों में से एक है जिसे रूसी केंद्रीय बैंक खुद प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मानता है। यह उस सूची जैसी है जो रूसी केंद्रीय बैंक ने कुछ साल पहले जारी की थी और कहा था, ये 12 बैंक, हमें यह सुनिश्चित करना है कि ये बैंक किसी भी हालात में बने रहें, क्योंकि अगर इन बैंकों में से कोई एक भी गिर जाता है तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। और यही वजह है कि यह तथ्य किसी यह बैंक सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट कर रहा है कि वह खराब कर्ज की वजह से इतना पैसा खो रहा है, हमें निश्चित रूप से यह बताता है कि रूस में स्थिति कितनी नाजुक है। वे अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका गहरा संबंध एक और बैंक से है जो रूस का 6ठा सबसे बड़ा बैंक है, और इसका नाम है क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को। और वही बैंक था जिसने मूल रूप से $600 मिलियन के ऋण दिए थे। अब लग रहा है कि उन्हें ऋण वापस नहीं मिलेगा क्योंकि मासिक भुगतान बंद हो गए हैं। अब 600 बिलियन रूबल उनकी कुल संपत्ति का लगभग 12% है, जो निश्चित रूप से बड़ी बात है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि बैंक इससे भी कम प्रतिशत पर ढह गए हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 2008 में एक बैंक सिर्फ इसलिए ढह गया क्योंकि उनकी 3% संपत्ति खराब हो गई थी। सौभाग्य से रूसी सरकार दखल देकर बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए उसमें काफी पैसा लगा रही है। इस साल उन्होंने करीब 600 अरब रूबल लगाए, जो पिछले साल से 6 गुना अधिक है। हैरानी की बात है कि यह रकम लगभग उतनी ही है जितनी उस दूसरे बैंक को चाहिए थी जिसे वे खराब कर्ज में बर्बाद बता रहे थे। फिर भी रूसी सरकार के लिए समस्या है
कि यह पैसा कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा। वे अपने रक्षा क्षेत्र पर, यूक्रेन में अपनी सेना पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर वे इन सभी बड़ी कंपनियों को चलाए रखने के लिए भी पैसा खर्च कर रहे हैं। और इसी वजह से रूसी उधारी आसमान छू गई है। इस चार्ट को देखिए, आप देख सकते हैं कि रूस ने पिछले 3 सालों में जब से आक्रमण शुरू हुआ है कितनी उधारी ली है। और 2025 की लाइन को देखिए, यह इतनी तेजी से बढ़ रहा है जितना रूस में पहले कभी नहीं हुआ। और यह वाकई में बहुत बड़ी बात है। यही लाइन है जिसका मतलब हम तब बताते हैं जब हम कहते हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था कुछ गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। उधारी दर इतनी बड़ी है जैसी हाल के वर्षों के हमलों में भी नहीं थी। लेकिन एक देश जितना उधार ले सकता है उसकी भी एक सीमा होती है, और जितना एक देश छाप सकता है उसकी भी एक सीमा होती है। अगर कोई बस छाप कर या उधार लेकर अमीर बन सकता तो हर तानाशाह सबसे अमीर होता। असलियत ऐसी नहीं है और पुतिन को ये बात जल्द पता चलेगी। हम आपको रूसी बैंकिंग सेक्टर की जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब करें। हम साल के अंत से पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसी वीडियो बनाने में समस्या है जहां कई ड्रोन स्ट्राइक दिखाते हैं, चाहे उसमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। वीडियो में YouTube आमतौर पर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध से जुड़े वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन स्ट्राइक या फ्रंटलाइन फुटेज विज्ञापनदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं होते, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित किए जाते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ये सब कवर करना जरूरी है, इसीलिए हमने अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे खुद बनाया है, इसीलिए कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। हम अपनी साइट पर विज्ञापन नहीं चलाते, जिससे हमें सिर्फ विज्ञापनदाताओं के असंतुष्ट होने पर खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं, साथ ही वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़िए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है, और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।